एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 6। ये दिया है इफ़ है 1 2 4 बाई x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order find x and y x और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, यदि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस प्रकार का। पैरेललोग्राम के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड सेम हो और अपोजिट साइड सेम हो और दोनों डायगोनल सेम ना हो, तब उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। और डायगोनल भी सेम हो गए, अपोजिट साइड भी सेम है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल और डायगोनल में डिफरेंस क्या है? दोनों में समानता ये है कि आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम के भी। लेकिन रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो यही दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं A B C D, और ये कहता है चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हों, वर्टेक्स से हों, ठीक है ना, वर्टेक्स शीर्षों के निर्देशांक हों, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हों, ये दिए गए चारों पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में एस और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो आप लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AC डायगोनल को BD 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अब BD डायगोनल को AC 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थात दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसलिए इसको हम एक शब्द में से भी बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे को, इसका मतलब कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। और आपको ये पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है निकालने का क्या? S1 + S2/2 और Y1 + Y2/2। कल बताए थे, अभी भी बताए थे शुरुआत में कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करते हैं? S1 + S2/2 प्लस Y1 + Y2/2 मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ABCD यदि इनका नाम रख लें ABCD, तो ABCD यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम के वर्टेक्स तभी होंगे जब उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और जब उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट होगा वह डायगोनल BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। तो दोनों का मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? S और Y की वैल्यू। जैसे हमें यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्या? 1 2 है ना, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 4 बाई, C का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? X 6 है, और D का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, देखो AC का जब मिड पॉइंट निकालें तो क्या फार्मूला है?
x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस x अपान 2 और यह आएगा 2 प्लस 6 अपान 2। अब बी डी का मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो 4 प्लस 3 अपान 2, 4 प्लस 3 अपान 2 और y प्लस 5 अपान y प्लस 5 अपान 2, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये ए सी का मिड पॉइंट है, ये बी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब कंपेयर कर देंगे, ये इसके इक्वल करो, ये इसको इक्वल करो, तो 1 प्लस एक्स अपान 2 इज इक्वल टू क्या होगा 7 अपान 2, और ये क्या होगा 8 अपान 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपान 2, 2 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस x1, और यहाँ पे क्या आएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो 3 इज इक्वल टू y, और यहाँ पे s इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड द एस और वाई की वैल्यू तो निकालना ही था, तो एस की वैल्यू आ गई 6 और वाई की वैल्यू आ गई 3, ये तो हमें निकालना भी था एस और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो जब ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, ऐसी कंडीशन में डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और जब बाइसेक्ट करेंगे तो ए सी का मिड पॉइंट इज इक्वल टू डायगोनल बी डी का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के कंपेयर कर देंगे तो एस और वाई की वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में? तो लिखते हैं तो यहाँ पे एक भिखारी था, वे शिव पार्वती के मंदिर में हमेशा जाता था, बताए थे कभी? एक भिखारी था, वह शिव पार्वती के मंदिर में शाम को 9 बजे हमेशा जाता था। जब 1 साल लगातार गया तो पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, ये भिखारी आपका दर्शन करने के लिए हमेशा आता है, तो इसको दर्शन करने की वजह से इसको कुछ फल दे दिया जाए, ताकि इसको भीख ना मांगना पड़े, कुछ धन दौलत दे दिया जाए ताकि इसको भीख ना मांगना पड़े। तो शिव जी बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी जब आप कहती हैं तो हम मदद करने की कोशिश करते हैं। तो वे सोचते हैं शिव जी आज कि ये शाम को भिखारी जब लौटेगा तो रास्ते में सोने चांदी की गठरी गिरा देंगे, तो भिखारी पा जाएगा, तो अमीर बन जाएगा, तो भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं। तो उस दिन भिखारी जानते हो क्या करता है, आँख बंद करके घर लौटता है। आँख बंद करके घर लौटता है तो रास्ते में सोने चांदी की गठरी पड़ी रहती है और वे नहीं पाता, ठीक है। तो भिखारी जो भिखारी था वे आँख बंद करने का फैसला क्यों करता है? क्योंकि उसके संस्कार ठीक ठाक नहीं थे, उसके संस्कार ठीक ठाक नहीं थे, तो संस्कार की वजह से ही सब कुछ होता है, ठीक है। अब पता चला संस्कार जब ठीक ठाक, और संस्कार हर समय बदलता रहता है, और संस्कार आप भर निर्मित नहीं करते, आपसे जुड़े हर एक सदस्य निर्मित कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लो एक ए आदमी है और एक आदमी बी। ए आदमी क्या है, मान लो ए आदमी हैं और वे किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ाते हैं। सब एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, एक ठीक एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। एक ए आदमी क्या है, किसी संस्था में पढ़ाते हैं, मान लो प्राइवेट संस्था है, ठीक है, और ये पढ़ाने से उनको वहाँ मिलता है सैलरी मान लो 8,000, कितना मिलता है 8,000। और यहाँ पे बी आदमी ये 8,000 सैलरी जब पाते हैं तो 8,000 सैलरी के बदले में 80,000 का काम करते हैं। कितने का? 80,000 का काम करते हैं। वे नहीं सोचते कि हम 8,000 पाते हैं, खूब मेहनत करके पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, सब कुछ करते हैं जितना उनसे पॉसिबल है, ठीक है। तो 80,000 का काम करते हैं, 8,000 पाते हैं, तो 80,000 में 8 निकाल दो, 72,000 रुपये का बैंक बैलेंस बना रहे हैं, जो कि तुरंत उनको नहीं मिलता है, लेकिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पता चला इनका लड़का IIT में सेलेक्ट हुआ, उनकी सैलरी 3 लाख रुपए हो गई। ये 72,000 का जो काम ये कर रहे थे तो उनके बच्चे के माध्यम से मिल रहा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है थोड़ा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बी आदमी हैं, ये 80,000 पाते हैं। कितना पाते हैं? 80,000 पाते हैं। काम कितना करते हैं? 8,000 का। कितने काम करते हैं? 8,000 का। तो जब 8,000 का काम करेंगे तो 72,000 इनका माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। मान लो सरपंच हो गए ये, या पटवारी हो गए, ठीक है, तो नंबर 2 का पैसा कमा रहे हैं फालतू में,
कोई तो है नहीं पटवारी की लड़की, आप कोई किसी की पिताजी ठीक है। तो यहाँ पे वे फोकट में, तो जो इनका 72,000 फोकट में आ रहा है, तो उनके बच्चे गलत, जैसे मान लो वहाँ पे भेज दिए कोटा, बच्चे को पैसा इकट्ठा करके, तो कोटा से वो लोटा लेके लौट आएगा, वहाँ पिक्चर देखने जाएगा, वो ठीक ठाक से पढ़ेगा नहीं, फिर दिल्ली जाएगा, फिर वो ऐसे करते रहेगा मटर गश्ती वहाँ इधर उधर, ठीक है। और जो कुछ पैसा बच जाएगा तो उनकी वाइफ बीमार रहेंगे तो फिर जाएंगे वहाँ जबलपुर, बनारस, नागपुर दवाई कराने। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत चुकाए नहीं है, तो वो पैसे का दुरुपयोग होना है। किसी का एक्सीडेंट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ कोतवाली में देंगे फिर 2-4 लाख, ठीक है, वे सब बैलेंस में आ जाएगा। समझ गए इस बात को? ठीक है। तो हर समय आप संस्कार का निर्माण कर रहे होते हो, सही और गलत सब कुछ, ठीक है। तो इनका सब ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो जितनी कीमत वो चुकाए रहेंगे उतने का फिर बचा रहेगा उनके पास, ठीक है। एक दिन मैं वहाँ पे दुकान के पास एक आदमी दूध वाला खड़ा हुआ, तो उसकी गाड़ी ढनक गई और उसका 150 लीटर दूध नाली में बह गया, तो पानी का पैसा पानी में गया, वो समझ ना पाया होगा। अब वो तो पानी ना मिला तो गाड़ी थोड़ी गिर जाती है ऐसे नाली पानी भी गिर रहा था, सब पानी में बह गया पूरा, अब पूरा एकदम उल्टा हो गया उसका तो ये सब बातें जो मैं बताया ना, जैसे 2-2 4 होता है, उस प्रकार की सही हैं, भले आपको यकीन होता हो चाहे ना होता हो, ठीक है। तो संस्कार की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब जो पूरे समय हमारे यहाँ टिक ही जाओगे तब 99 भर से अच्छा खूब मेहनत करने लगोगे, 99 100% लाभ ही सकते हो। यदि आप उस लेवल के नहीं होते यहाँ पे आओगे ना करते, या कि आओगे भी तो फिर भाग जाओगे, ठीक है। एंजॉय करने के स्थान पर चले जाओगे यदि आपका संस्कार ठीक ठाक नहीं है तो, ठीक है ना। उस लेवल का काम आपको करने ऐसे स्थिति में जाओगे ही ताकि आप का प्रमोशन नहीं होने पाए किसी तरह से, आपका डिमोशन ही हो एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हर संडे टेस्ट भी देने आओगे, अब ऐसे स्थान पे चूज करोगे यदि ऐसा संस्कार ठीक ठाक नहीं है कि जहाँ कभी टेस्ट ना होता हो, फ्री रख कर रहोगे संडे को और एक वे भी था कि देवासुर संग्राम हुआ था, आप विष्णु पुराण में देखे होंगे कि एक राक्षस एक तरफ देवता, ठीक है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो शुरू में क्या निकला था? विष निकला था, जिसको शिव जी ने पान किया, उनका नाम नीलकंठ पड़ गया, ठीक है। नहीं तो शिव जी पान ना किए होते तो सृष्टि का विनाश उसी दिन हो जाता। इसलिए उस दिन से शिव जी के सब जन लोग ऋणी हैं, तो सबसे ज़्यादा शिव की मंदिर है पूरी दुनिया में। शिव की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनकी वजह से जीवित हैं हम लोग, नहीं तो उस जो विष निकला था उस विष की वजह से उसी दिन ख़त्म हो गए होते सब, कोई सृष्टि का विनाश हो गया होता। तो उन्होंने पान किया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ में क्या निकला था? दूसरे में अमृत निकला था, तो अमृत लेकर के राक्षस भाग दिए, ठीक है। बोले कि हम देवताओं को नहीं देंगे, तो विष्णु भगवान को मोहिनी का रूप धारण करके आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? यदि ना आते तो वे राक्षस पी लेते वे अमृत को, तो वो अमर हो जाते, तो आज भी यहाँ घुस आते, पढ़ने न देते ठीक है ना। तो वे हम लोगों के हित के लिए क्या किए? मोहिनी का रूप धारण करके और राक्षसों को क्या पिलाने लगे? राक्षसों को पानी पिलाते थे और देवताओं को अमृत, ठीक है। तो इस चालाकी को एक देवता राक्षस, राहु नाम का राक्षस था, वे समझ गया, तो वे देवताओं का रूप धारण करके उनकी कतार में बैठ गया, देवताओं की कतार में, ठीक है। तो उसको भी विष्णु भगवान क्या पिला दिए? अमृत पिला दिए। तो बगल में चंद्रमा बैठा था, तो चंद्रमा देवता है, वो बता दिया कि ये राहु राक्षस है, ठीक है। तो विष्णु भगवान प्रकट हुए और उसको गर्दन उड़ा दिए, लेकिन यहाँ तक पी लिया था, ठीक है। तो वे राहु आज भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है, ठीक है। तो वे विष्णु भगवान के भक्तों को अपनी फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे आप अच्छा काम करते हो, सपोज करते हैं कि आपको हर संडे टेस्ट देने आते हो, ठीक है। टेस्ट देने जब आते हो तो जब अच्छा काम करो तो किसी भक्त बन जाओ, किसके फेवर में जाओगे? विष्णु भगवान के। और नहीं आओगे तो कहाँ चले जाओगे? रहोगे। तो जब आप सोचते हो कि आप खूब आज कल मेहनत करके टेस्ट देने जाएंगे, तो ठीक है, वो राहु आके दिमाग में बैठा तो कहता कि अभी तो तैयारी नहीं है, अगले संडे से जाएंगे अगले संडे से। तो कौन बैठ गया? वो राहु अपने फेवर में लाने की
कोशिश करता है। आप सोचते हो कि आज पूरी रात पढ़ेंगे, जिस दिन आप इरादा बनाओगे पूरी रात पढ़ेंगे, उस दिन आपको 8 बजे नींद आएगी। अनुभव किए हो गया, ठीक है। या कि आप कहोगे पूरी रात पढ़ना है, अभी खाना खा लेते हो गया, फिर तो पूरी रात तो पढ़ने हैं, खाना भी खा लेते हो, फिर लगता है कि अभी तो खाना खाए हैं, आधा घंटे टीवी देख लेते हैं, इसके बाद पूरी रात तो पढ़ने हैं, टीवी भी देख लिए, फिर लगता है थोड़ा सा नींद आ रही है तो 1 घंटा आराम कर लेते हैं, फिर पूरी रात तो पढ़ने हैं, ठीक है। अब सो गए और अब सो जाते तो क्या सोचते हैं कि 1 घंटे के बाद जगाएंगे, फिर 1 घंटे के बाद सोचते हैं कि 3 बजे अब जगेंगे। ऐसे 5 मिनट और करते करते 6 बजे हो जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? वो कौन ऐसा करता है? वो राहु करता है। वो राहु आपको विष्णु भगवान की ओर जाने नहीं देता। कुछ बिरले लोग ही बच पाते हैं उस राहु से, इसीलिए वे टॉप कर जाते हैं। तो इसलिए ये सब कहानी बता रहे हैं ताकि आपके साथ जब ऐसा होने लगे ना, तो सोचो, जिस दिन सोचे कि आज अब नहीं जाते, जैसे पानी गिर रहा था क्या टेस्ट देने जाएं, छाता लेकर आओ, ताकि राहु आपको कुछ ना बिगाड़ पाए, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अब हमेशा सोचा वो भिखारी जैसे तो मेरे साथ नहीं हो रहा है कि आँख बंद करके लौटने वाला, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत होते हैं वे सिद्धांत ही मनुष्य को महान बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक आदमी जन्म से आलसी होता है।